Assalamu alaikum and hello students. I hope you all are doing well. पाकिस्तान स्टडीज़ AKUB की हिस्ट्री लेकर आज की वीडियो में हाजिर हुई हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का वेलकम और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आता है, इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंगस्ट इंडियन मुस्लिम्स। तो सोचा कि चलें जल्दी से जो है वो हिस्ट्री की थोड़ी सी हम वीडियोस चेक कर लें कि क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो थोड़ा थोड़ा करके सारे ऐसे लोग इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हम कवर कर लें। चलें जल्दी से मूव करते हैं। पहले तो आप लोग इसके ऐसे लोग चेक कर लीजिए। आपका जो सेकंड चैप्टर है इट इज़ ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्रॉम 1857 टिल 1935। तो आपका सबसे पहला जो एसएलओ है 2.1.1 ट्रेस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी विद रेफरेंस टू सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स। आगे चलते हैं। अच्छा ये भी देख लीजिएगा कि कॉग्निटिव लेवल इसका अंडरस्टैंडिंग है, यानी आपको ये वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं। लेट्स मूव। अच्छा, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझें। आपका क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने नोट्स भी डाले हैं। इफ यू जस्ट लर्न एंड गो थ्रू दीज नोट्स, आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि ट्रेस करें ओरिजिन ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या कर रहे हैं, सर सैयद अहमद खान लेकर आए थे, बट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन कहाँ था, कहाँ से इसकी रूट्स निकली थी। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। रेफरेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। 1857 में क्या हुआ था बच्चों, 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। आई होप कि आप लोगों को पता होगा ये सारा बैकग्राउंड। अब देखिए हुआ क्या कि टू नेशन थ्योरी को अगर हम इसका ओरिजिन चेक करें ना, तो ये 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियन रिवॉल्ट हुआ था, यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो मुस्लिम्स और हिंदूज ने मिलकर की थी, ये उसका रिजल्ट था। सो इट वाज लाइक पोस्ट 1857 इंडियन रिवॉल्ट के जो इफेक्ट्स थे वो थे। तो इस टाइम पर क्या हुआ था कि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने मिलकर रिबेल किया था, यानी बगावत की थी किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। और इनका गोल क्या था, दोनों का कॉमन गोल था कि हम ब्रिटिश को सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकालें। ठीक है, मैं सारे बैकग्राउंड पे अगर जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम्स ने 1857 की वॉर का जो भी फेलियर के रीजंस थे वो भी आप लोगों की नॉलेज में होंगे, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम्स ने बहुत सारे तरीकों पे ये देखा कि उनको क्रूअल्टी फेस करनी पड़ी, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। एक तो वो टारगेट हो रहे थे सोशली भी, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी। और इसके अलावा मुस्लिम्स ने ये कॉन्क्लूड किया कि इंडिया की जो हिंदूज की पार्टीज जो है, यानी हिंदूज जो है वो अपने आप को क्योंकि मेजॉरिटी कहते थे तो वो डोमिनेंट थे, वो डोमिनेट करते थे किसको, मुस्लिम्स को। और फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया और मुस्लिम्स को ये रियलाइज करवाया, ब्रिटिश को भी ये रियलाइज करवाया कि मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी है, सो दे आर नॉट बादर्ड अबाउट मुस्लिम्स राइट। उनको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइनॉरिटी हैं। तो ये सारा तो बैकग्राउंड था कि अब आप देखिए कि टू नेशन थ्योरी के जो ट्रेसेस हैं, यानी उसका जो ओरिजिन है वो पोस्ट 1857 का है। अभी सर से आगे आएंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग में हमने ये देखना है कि सोशल कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स क्या थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सोशो इकोनॉमिक, सोशो का मतलब है सोशल, ठीक है। तो सोशली मुस्लिम्स को जो है वो बेचारे स्टेबल ही नहीं थे। एक तो ये हुआ था कि जो सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था 1867 में, 1867 में बच्चों क्या हुआ था याद रखना, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि मुस्लिम्स चाहते थे कि उर्दू सरकारी ज़ुबान हो, ऑफिशियल लैंग्वेज हो, लेकिन हिंदुओं ने चाहा कि उनकी ज़बान, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है तो उनको चाहिए था कि उनकी ज़बान जो है वो लीड करे। एक्सक्यूज मी। तो फिर इसके बाद जो है वो ब्रिटिश ने क्या किया कि हिंदूज क्योंकि मेजॉरिटी में थे और काफ़ी स्मार्ट भी थे, वो प्रेशर डाल रहे थे, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको उर्दू से रिप्लेस करके हिंदी ले आए। तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया ना, उस पर मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा अपसेट हुए और सर सैयद अहमद खान और उनके जैसे और बहुत सारे लीडर्स जो है इस बात के ऊपर बहुत नाराज़ हुए थे।
ठीक है, ये तो सोशल कंडीशंस थी कि मुस्लिम बेचारे बहुत पीछे थे। अब आ जाए इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि मुस्लिम्स के पास कोई फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट नहीं था, लाइक उनके पास बिजनेसेस नहीं थे अच्छे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग जॉब्स नहीं थी। तो इकोनॉमिक कंडीशन देखें क्या थी कि 1857 के बाद जो है वो ब्रिटिश ने, क्योंकि मुस्लिम्स को ज़्यादा टारगेट किया था, उनको ये गलत फहमी थी कि मुस्लिम्स उनके खिलाफ खड़े हुए, तो उन्होंने जो है ना मुस्लिम्स के लिए इकोनॉमिकली लाइफ को सर्वाइव करवाना बहुत मुश्किल कर दिया। उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स की जो लैंड्स थी, जो ज़मीनें थी उनकी, वो दूसरी कम्युनिटीज़ को देना शुरू कर दिया। आप लोग भूले नहीं होंगे, आई होप के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और वो सारे आप लोगों को याद होंगी चीज़ें। तो हिंदूज़ ने जो है वो सारे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ पे ऑलरेडी वो लोग छाए हुए थे, और ख़ास तौर पर वो इसलिए करते थे क्योंकि उनको एंटी मुस्लिम एक पर्सपेक्टिव उनका था। तो बिजनेस सिचुएशन जो है वो मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि हिंदू भी डोमिनेट कर रहे थे और वहाँ से ब्रिटिश भी। अब आ जाए पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर। तो पॉलिटिकल कंडीशन में क्या हुआ कि मुस्लिम ने जो है ना ये रियलाइज़ कर लिया कि हिंदू जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को, और किस चीज़ के ऊपर? ख़ास तौर पर एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ के ऊपर। हिंदू ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे, मुस्लिम से ज़्यादा थे। तो उन्होंने क्या किया, द लैक ऑफ मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशंस इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री में ज़रूर ये चीज़ें पढ़ी होगी कि वाइसरॉय ने जो है वो इंपीरियल काउंसिल और इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर मुस्लिम्स की जो सीट्स थी वो कम थी। ठीक है, और ब्रिटिश और हिंदूज जो है ना वो दोनों अलाइन हो गए अगेंस्ट मुस्लिम्स के। तो ये चीज़ें जब मुस्लिम्स को समझ में आना शुरू हो गई, तो उनको ये चीज़ पे बिलीव करना पड़ा कि हम जो है वो एक नेशन नहीं है, हम एक कम्युनिटी नहीं है। मुस्लिम और हिंदूज जो है वो दोनों अलग अलग कम्युनिटीज हैं, वी आर नॉट इक्वल टू हिंदूज। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया। अब आगे आपका वो वाला पॉइंट कि ये टू नेशन थ्योरी प्रॉपरली प्रेजेंट किस तरीके से हुई, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ। बात समझ में आ गई ना आपकी? 1857 की जो जंग हुई थी उसके बाद इसका ओरिजिन यानी इसका रूट जो है वो पड़ चुका था, जड़ें पकड़ चुका था ये कॉन्सेप्ट के मुस्लिम्स और हिंदू दोनों सेपरेट नेशंस हैं। अब देखें इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी क्या हुआ कि 67 में जब उर्दू को रिप्लेस किया गया हिंदी से एज द कोर्ट लैंग्वेज, तो सर सैयद अहमद खान ने जो है ना वो इस डिमांड के ऊपर बड़ा डिसअप्रूवल किया, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये वाला जो एक्शन है ना ये हमारे लिए थ्रेट है, ये हमारे लिए धमकी है कि हिंदू मुस्लिम की जो को एग्जिस्टेंस है वो मजीद नहीं रह सकेगी, यानी दोनों जो यूनाइटेड पहले थे वो अब नहीं रहेंगे अगर इस तरीके के एक्शंस लिए गए। तो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी जो थी उसने सर सैयद अहमद खान को इस चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट किया, यानी इस चीज़ के लिए उनको एक पुश दिया कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें और प्रेजेंट करवाएं। तो उन्होंने इस बात को समझ लिया कि भाई अब ये दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। तो सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट, सर सैयद अहमद खान जो थे वो पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया कि वी आर नॉट वन नेशन। उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया और उनको ये पता चल गया कि अगर हम लोग जो है मुस्लिम्स के खिलाफ जो भी पॉलिसीज़ की जा रही है, मुस्लिम्स जो है वो एजुकेशन वाइज और इकोनॉमिक वाइज दोनों वाइज वो पीछे रह जाएंगे। तो वो बड़े कंसिडर थे मुस्लिम के फ्यूचर्स के लिए, तो उन्होंने मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि आप लोग जो है वो मॉडर्न एजुकेशन लें। बेटा देखो, अगर वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेंगे तो उनको जॉब्स कैसे मिलेंगी, और ब्रिटिश तो चाहते ही यही थे, हिंदू तो चाहते ही यही थे कि मुस्लिम्स जो है वो हमेशा के लिए पीछे रह जाएं। तो सर सैयद अहमद खान ने ये चीज़ें मुस्लिम्स को समझाई, उनको पुश किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और एजुकेशन दिलवाएं। और इसके बाद जो है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई, ठीक है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई तो उस वक्त जो है वो उन्होंने ये रवैया उनका देख लिया, क्योंकि मुस्लिम लीडर्स भी उनके साथ थे, उसी पार्टी के अंदर थे, वो समझते थे कि हम सब यूनाइटेड है। लेकिन आगे आगे जो उन्होंने सारी चीज़ें देखी उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि कांग्रेस हमारी फेवर में नहीं है। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको एक एम बनता चला गया उनका कि हम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जान गए कि हिंदूज जो है वो हमारी आड़ में यानी हमारे से यूनिटी की आड़ में खुद असल में सब कॉन्टिनेंट को रूल करना चाहता है। तो ये उनको ये सारी चीजें समझ में आ गई जनाब। ये थी आपकी अ, इस टॉपिक की एंडिंग कि कैसे जो है वो इसकी टू नेशन थ्योरी का ओरिजिन रिलीज हुआ। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चीजें हैं। ठीक है,
ओके बेटा, आई होप कि आपको एसएलओ नंबर 2.1.1 समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा कि हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट किसने की थी, हमसे ये पूछा जा रहा था कि टू नेशन थ्योरी का बिगिनिंग हुई कहाँ से थी। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आ जाए एसएलओ नंबर 2.1.2 के ऊपर। अब देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। अब देखें, हमारा सेकंड एसएलओ हमसे पूछ रहा है कि डिस्कस द रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग in 1906, Bengal Partition 1905, Simla Deputation 1906 and Politics of Indian National Congress। क्या क्या चीजें पूछी गई, रीजंस बताने के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई। ठीक है, बंगाल पार्टीशन का आपने बैकग्राउंड लेना है, सिमला डेपुटेशन का लेना है, और नेशनल कांग्रेस ने जो भी पॉलिटिक्स की उस वक्त वो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब क्या हुआ, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AIML शॉर्ट फॉर्म है मुस्लिम लीग की, जो 1906 में बनी थी। उसके बनने के बहुत सारे की फैक्टर्स थे, जिसमें क्या क्या चीजें थी। बंगाल पार्टीशन सबसे पहले जो 1905 में हुआ था, सिमला डेपुटेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सारे एक्चुअली क्वेश्चन में ही आपको सारे रीजंस दिए हुए कि इस वजह से ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। बंगाल पार्टीशन बच्चों आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि बंगाल पार्टीशन हुआ क्या था। बंगाल पार्टीशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था 1905 में। ठीक है, और एक्चुअली ये जो है ना एक सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर था जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको क्या कहा था, कि हम पार्टीशन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत बड़ा प्रोविंस है और हमारे लिए डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल है या एडमिनिस्ट्रेट है। अब बहुत लंबी बातें हो जाएगी तो हम आगे पॉइंट पर रहते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से वो आगे बढ़े, और उन्होंने ये देखा कि ये जो पार्टीशन हुआ है बंगाल का, ये एक्चुअली ब्रिटिश की एक स्ट्रैटेजी थी हिंदूज और मुस्लिम्स को डिसयूनाइट करने का। और आप देखें कि उनका हमेशा का रूल क्या था, डिवाइड एंड रूल, यानी इनको आपस में डिवाइड करो और लड़वाओ और रूल करो इनके ऊपर। तो यही चीज वो क्रिएट करना चाह रहे थे कि वो जो एक प्रोविंस था जिसमें मुस्लिम्स और हिंदू साथ रहते थे, उसको अलग करके उन्होंने क्या किया, इनके बीच में एक डिवीजन कर दी और इनके आपस के बीच में एक फितना, एक लड़ाई पैदा कर दी। ठीक है, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वो मुसलमानों को जो है वो बिल्कुल ईस्ट बंगाल में उन्होंने कर दिया और हिंदू मेजोरिटी जो थी वो वेस्ट बंगाल में थी। तो उन्होंने जो है वो असल में ब्रिटिश का ये एम था कि वो यूनाइटेड एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे हिंदूज और मुस्लिम मिलकर। तो वो चाहते थे कि ये जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है इसको हम तोड़ दें। इस वजह से उन्होंने क्या किया, दोनों प्रोविंसेस को अलग अलग कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मुस्लिम्स को ऐसा लगा कि उन्हें मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है। मार्जिनलाइज यानी उनको बिल्कुल लाइन से लगा दिया गया है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हिंदू उनको कॉन्स्टेंटली डोमिनेट कर रहे थे। तो ये मुसलमानों का एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें उनको लगा कि हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है जो हमारी राइट्स के लिए बात करे, जो स्पेशली हमारे पॉलिटिकल जितनी भी राइट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए बात करे। तो ये रीज़न था बेटा। सिमला डेपुटेशन किस तरह इसमें काम कर रहा है। द सिमला डेपुटेशन इन 1906 मार्क्ड अ क्रूशियल मोमेंट इन द पुश फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। सिमला डेपुटेशन आपने ज़रूर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि उसके अंदर जो है वो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी, यानी मुसलमान का जो इलेक्शन का सिस्टम होगा वो बिल्कुल अलग होगा, यानी उनको हिंदुओं के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा। तो आगा खान थर्ड थे और उन्होंने अपने डेलीगेशन के साथ, और काफ़ी सारे उसमें प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने जाकर वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो से बात की और उन्हें अपने कंसर्न्स और अपनी रिक्वेस्ट पेश की। उन्होंने बड़ा पैशनेटली आर्ग्यू किया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए ताकि मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके अलावा जो है मुसलमान ये चाहते हैं कि उनकी पॉपुलेशन को एक बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिटी मिले, वो मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, क्योंकि हिंदूज जो है वो अपने आप को मेजॉरिटी में समझते हैं और मुसलमानों के राइट्स के लिए कोई बात नहीं करना चाहते। तो ये जो है वो उनके लिए एक कामयाबी थी कि सिमला डेपुटेशन में जो है उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी जो एक्सेप्ट कर ली गई थी। इसके बाद जो है वो पॉलिटिक्स हम देखते हैं कि नेशनल कांग्रेस ने क्या पॉलिटिक्स उस वक्त खेली। उन्होंने क्या किया
कि ये देख लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया फॉर द हिंदूज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन। अब आपको याद ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि बंगाल का पार्टीशन जब हुआ तो हिंदू बहुत बुरी तरीके से उसके अगेंस्ट में, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि मुसलमानों का सूबा बिल्कुल अलग हो जाए और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। सो दैट्स वाई दे शो देयर कंसर्न्स और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस डिसीजन। तो इसके बाद जो है ना, वो ये भी एक की फैक्टर बन गया मुस्लिम लीग बनाने के लिए, मुस्लिम लीग को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो ये बात प्रूव हो गई कि हिंदूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको मुस्लिम्स के राइट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मुस्लिम्स ने सोचा कि हमारे पास अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो और इसके अलावा एक स्वदेशी मूवमेंट, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अर्ली 1900s में जो है जब ये स्वदेशी मूवमेंट चली तो उस वक्त बहुत अच्छे तरीके से मुस्लिम्स को समझ में आ गया कि हमारे लिए एक पॉलिटिकल सेपरेट पार्टी होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे राइट्स के लिए बात करे। तो मेरे बच्चों, आई थिंक कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग बनने में बंगाल पार्टीशन, सिमला डेपुटेशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स ने किस तरह काम किया था। तो एक्चुअली यही सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग फॉर्म हुई फाइनली। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं ये वाले टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 टू लीड एन ऑर्गेनाइज स्ट्रगल एंड प्रोवाइड द वॉइस फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। और फाइनली मुस्लिम्स ने जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली जो उनके पॉलिटिकल राइट्स के लिए बात कर सके। और आप लोगों को बड़े मज़े की हिस्ट्री आगे भी तो चली ना, फिर जब 1936 35 36 के इलेक्शन हुए, फिर 45 46 के इलेक्शन हुए, उसमें क्या क्या हुआ। तो बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी आए। अगर आप लोगों को इस वीडियो पे कोई कमेंट्स देने हैं, कुछ और पूछना है, मुझे ज़रूर बताएं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। सी यू सून।